नमस्कार, खेलों में खास में आपका स्वागत है। मैं हूं संजय बैनर्जी। Our sports content is pure as 24 karat gold. Please like and subscribe it. Your support will help us in doing better. Thank you. इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 T20 मैचेस की सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच आज साउथहैम्पटन में खेला जाएगा। इंग्लैंड 3 मैचेस की सीरीज को पहले ही 2-0 से जीतकर आईसीसी T20 वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप पर पहुंच गया है। इंग्लैंड ने पहला मैच सिर्फ 2 रन से जीता, जबकि दूसरे मैच में उसे 6 विकेट की आसान जीत मिली। इंग्लैंड की जीत में अहम भूमिका निभाने वाले जॉस बटलर तीसरे T20 में शामिल नहीं होंगे। बटलर ने 77 रन की शानदार पारी खेली और मैलान के साथ मिलकर इंग्लैंड को पूरी तरह सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया। 3 T20 मैचेस की सीरीज के बाद दोनों टीमें 3 एकदिवसीय मैचों की सीरीज खेलेगी, जो 16 सितंबर को खत्म होगी। जैसा कि आप जानते हैं, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के 30 प्लेयर्स आईपीएल में शिरकत करेंगे, जो 19 सितंबर से शुरू हो रही है। सीरीज खत्म होते ही ये प्लेयर्स दुबई के लिए रवाना होंगे। देखना ये होगा कि आइसोलेशन बिना ही इन प्लेयर्स को मैदान में उतरने का मौका मिलता है या नहीं। और अब स्टैट्स कॉर्नर में मोहम्मद इशाउद्दीन। इंग्लैंड अगर तीसरा मैच जीत लेता है तो यह सिर्फ दूसरा मौका होगा जब वे 3 या अधिक मैचों की सीरीज में विपक्षी टीम का सुपड़ा साफ करने में सफल होंगे। इससे पहले इंग्लैंड ने मार्च 2019 में वेस्टइंडीज को उसी की धरती पर 3-0 से रौंद दिया था। सीरीज पर कब्जा जमा लेने के बाद इंग्लैंड के लिए तीसरा T20 इंटरनेशनल मैच अग्नि परीक्षा की तरह है। किसी भी सीरीज के तीसरे मैच में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच सिर्फ एक बार मुकाबला हुआ है, लेकिन उसे इंग्लैंड हार गया था। यह मुकाबला 2 फरवरी 2014 को सिडनी में खेला गया था। तब ऑस्ट्रेलिया की टीम 84 रन से जीती थी। ओवरऑल सभी देशों के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया का किसी भी सीरीज के तीसरे मैच में बेहतर प्रदर्शन रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने तीसरे मैच में 12 मुकाबलों में 9 जीते हैं, उसे सिर्फ 3 में हार का सामना करना पड़ा है। क्रिस जॉर्डन फिलहाल 63 विकेट लेकर सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले इंग्लैंड के दूसरे गेंदबाज हैं। उनके पास स्टुअर्ट ब्रॉड के 65 विकेट का रिकॉर्ड तोड़ने का बेहतरीन मौका है। इसी तरह आदिल रशीद 46 विकेट लेकर 50 विकेट पूरे करने के करीब है। ऑस्ट्रेलिया की ओर से T20 इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा विकेट लेने का श्रेय 48 विकेट के साथ शेन वॉटसन को है। 44 विकेट लेने वाले मिचेल स्टार्क भी उनके रिकॉर्ड को छूने के करीब हैं। आईपीएल में एक और कोरोना वायरस का केस मिला है। ये केस दिल्ली कैपिटल की टीम से जुड़ा है। दिल्ली के असिस्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्हें 14 दिन के लिए दुबई स्थित आईपीएल की आइसोलेशन फैसिलिटी में क्वारंटीन किया गया है। 14 दिन की मियाद पूरी होने के बाद अगर उनकी 2 कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आती हैं, तो उन्हें टीम से जुड़ने की इजाजत दे दी जाएगी। आईपीएल में कोरोना का ये 15वां मामला है। इससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स के 2 प्लेयर समेत सपोर्ट स्टाफ के 13 मेंबर्स की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। राजस्थान रॉयल्स के फील्डिंग कोच दशांत याग्निक भी पॉजिटिव पाए गए थे, लेकिन क्वारंटीन पीरियड खत्म होने और यूएई जाने से पहले उनकी दोनों कोरोना रिपोर्ट्स नेगेटिव आईं और वे फिलहाल टीम के साथ हैं। इंग्लैंड में खेले जा रहे डोमेस्टिक क्रिकेट टूर्नामेंट बॉब विलिस ट्रॉफी का एक मैच कोरोना के चलते रद्द कर दिया गया। ये मैच ग्लॉस्टरशायर और नॉर्थैम्पटनशायर के बीच खेला जा रहा था। मैच में पहले दिन का खेल खत्म हो चुका था। ईसीबी ने कहा कि मैच दोनों टीमों के साथ बातचीत के बाद रद्द किया गया। ये फैसला कोरोना से जुड़े मामलों को लेकर एहतियातन लिया गया है। बीबीसी के मुताबिक नॉर्थैम्पटनशायर टीम का एक मेंबर कोरोना पॉजिटिव पाया गया और इसी वजह से ये मैच रद्द हुआ है। बॉब विलिस ट्रॉफी के तहत 4 दिन का टेस्ट मैच खेला जाता है। ये टूर्नामेंट कोरोना पैंडेमिक के बीच काउंटी चैंपियनशिप के बदले खेला जा रहा है। वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज जीतने वाले रेसलर राहुल अवारे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वे नेशनल कैंप के लिए स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सोनीपत सेंटर में ट्रेनिंग कर रहे थे। कोरोना पॉजिटिव पाए जाने वाले वो देश के 5वें रेसलर हैं। राहुल से पहले विनेश फोगट,
दिनेश पूनिया समेत 4 अन्य रेसलर भी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। राहुल ने पिछले साल नूर सुल्तान में हुई वर्ल्ड चैंपियनशिप में 61 किलो की नॉन ओलंपिक वेट कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। साई के मुताबिक कैंप में पहुंचने के बाद से ही अवारे आइसोलेशन में थे और किसी के भी संपर्क में नहीं आए। उनमें किसी तरह के लक्षण भी दिखाई नहीं दिए। इस बीच दीपक पुनिया अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए हैं। वे फिलहाल घर में आइसोलेशन में हैं। वहीं विनेश की भी 2 कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी हैं, लेकिन वे अभी भी एहतियातन होम आइसोलेशन में ही हैं। और अब यूएस ओपन। जापान की नाओमी ओसाका क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। मेंस कैटेगरी में 5th सीड अलेक्जेंडर ज्वेरेव भी आसान जीत के साथ आगे बढ़ने में कामयाब रहे। 4th सीड और फॉर्मर चैंपियन जापान की ओसाका ने अनेट कोंटावीट को 6-3, 6-4 से पराजित किया। क्वार्टर फाइनल में उनका मुकाबला अमेरिका की अनसीडेड शेल्बी रॉजर्स के साथ होगा। रॉजर्स ने एक बड़े उलटफेर में 6th सीड पेट्रा क्वितोवा को पराजित कर दिया। अमेरिका की ही जेनिफर बार्डी ने जर्मनी की एंजेलिक कर्बर को 6-1, 6-4 से हराकर पहली बार क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। उनका मुकाबला यूलिया पुतिनसेवा से होगा। कजाकिस्तान की इस खिलाड़ी ने 8th सीड पेट्रा मार्टिच को 6-3, 2-6, 6-4 से हराया। पुरुष वर्ग में ज्वेरेव पहली बार यूएस ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। उन्होंने स्पेन के अलेक्जेंड्रो डेविडोविच को 6-2, 6-2, 6-1 से हरा दिया। इस दौरान ज्वेरेव ने 18 एस जमाए। टॉमी हास के बाद पिछले 13 साल में यूएस ओपन क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले वे पहले जर्मन खिलाड़ी हैं। ज्वेरेव अगले दौर में क्रोएशिया के 27वें वरीयता प्राप्त बोर्ना कोरिच का सामना करेंगे। कनाडा के डेनिस शापोवलोव ने भी पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई, जहां उनका मुकाबला पाब्लो कोरोनेसो होगा, जिन्होंने वर्ल्ड के नंबर 1 नोवाक जोकोविच को लाइन जज पर गेंद मारने के कारण टर्मिनेट किए जाने के बाद क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया है। जो भी हो, यूएस ओपन में कल का दिन एक ऐतिहासिक लेकिन दुखद घटना के लिए याद रखा जाएगा। ब्यौरे के साथ नीति रावत। यूएस ओपन में जो कुछ भी हुआ उसकी उम्मीद कम से कम दुनिया के टॉप मोस्ट प्लेयर से नहीं की जा सकती। नोवाक जोकोविच जब किसी फैसले से सहमत नहीं हुए तो उन्होंने झुंझलाहट में एक ऐसा शॉट मारा जो सीधे महिला ऑफिशियल की गर्दन में जाकर लगा। उसके बाद उस ऑफिशियल को सांस लेने में कुछ दिक्कत हुई। हालांकि जोकोविच उसके पास तक गए, उनका हालचाल जाना और माफी भी मांगी, लेकिन तब तक जो नुकसान होना था हो चुका था। एक लम्हे के गुस्से ने 18वां ग्रैंड स्लैम जीतने का उनका सपना चूर चूर कर दिया। इसके बाद मैच रेफरी ने आपस में चर्चा की और जोकोविच से बात भी की। इसके बाद जोकोविच को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। वो प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले से डिस्क्वालीफाई कर दिए गए। टूर्नामेंट के 140 साल के इतिहास में डिस्क्वालीफाई होने वाले जोकोविच तीसरे खिलाड़ी हैं। सर्बिया के जोकोविच का ये प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबला स्पेन के पेबले कैरोनो से हो रहा था। जोकोविच पहले सेट में 5-6 से पीछे थे। जोकोविच से पहले 1990 में जॉन मैकनेरो ऑस्ट्रेलियन ओपन से, जबकि 2000 में स्टीफन कुबेक फ्रेंच ओपन से डिस्क्वालीफाई कर दिए गए थे। इसे विडंबना ही कहें कि 20 साल बाद फिर किसी को डिस्क्वालीफाई किया गया और वो दुनिया का नंबर 1 खिलाड़ी था। इस बार सबसे ज्यादा 20 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले स्विट्जरलैंड के रॉजर फेडरर और 19 ग्रैंड स्लैम चैंपियन स्पेन के राफेल नडाल नहीं खेल रहे थे। यह भी 21 साल में पहली बार हुआ था कि ये दोनों दिग्गज टूर्नामेंट से एक साथ बाहर थे। ऐसे में जोकोविच के पास 18वां ग्रैंड स्लैम जीतने का इससे बेहतर कोई और मौका नहीं हो सकता था। यूएस ओपन के नियम के अनुसार यदि कोई खिलाड़ी किसी ऑफिशियल या दर्शक को चोटिल करता है तो उसके नतीजे पर उस पर जुर्माना लगाया जाता है और साथ ही साथ उसे डिस्क्वालीफाई भी कर दिया जाता है। फिर चाहे आप कितनी भी माफी मांगे या जिसे चोट लगी हो वो आपको माफ भी कर दे। मैच रेफरी ने नोवाक जोकोविच को भी दोषी पाया। यही नहीं, टूर्नामेंट के प्री क्वार्टर मुकाबले तक पहुंचने पर जोकोविच को मिलने वाली प्राइज मनी भी काट ली जाएगी। साथ ही जो रैंकिंग पॉइंट्स किसी खिलाड़ी को मिलते हैं वो भी कम कर दिए जाएंगे। जोकोविच तो इस घटना को जल्द से जल्द भूलना चाहेंगे, लेकिन बाकी प्लेयर्स को इसे नहीं भूलना चाहिए ताकि कभी भी वो जोकोविच की तरह गलती ना करे। स्पोर्ट्स जिंदगी के लिए नीति रावत। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट जॉन कोट्स ने कहा है कि अगले साल होने वाले टोक्यो ओलंपिक गेम्स तय समय पर होंगे। कोरोना के कारण इस साल होने वाले टोक्यो गेम्स पहले ही 1 साल के लिए टाले जा चुके हैं। अब ये 2021 में 23 जुलाई से 8 अगस्त तक होंगे।
जॉन कोट्स, जो कि टोक्यो ओलंपिक के लिए बनाई गई आईओसी की कोऑर्डिनेशन कमीशन के चीफ भी हैं, ने एक एजेंसी इंटरव्यू में कहा कि ओलंपिक तय जगह और तय समय पर होगा, चाहे कोरोना के साथ हो या कोरोना के बगैर। हाल ही में टोक्यो गेम्स के सीईओ तोशिरो मूतो ने कहा था कि अगले साल ओलंपिक और पैरालंपिक के लिए कोरोना वैक्सीन की शर्त जरूरी नहीं है। यदि इस दौरान वैक्सीन आ जाती है तो ये गेम्स के लिए अच्छा होगा। मूतो ने कहा था कि दर्शकों को लेकर अभी आखिरी फैसला नहीं लिया गया। हालांकि ज्यादातर स्थानीय लोग टोक्यो गेम्स को रद्द करने के पक्ष में हैं, लेकिन 2022 में फुटबॉल का वर्ल्ड कप और विंटर ओलंपिक गेम्स के कारण टोक्यो गेम्स को टालना मुश्किल होगा। आईओसी साफ कह चुका है कि टालने की यदि नौबत आई तो गेम्स रद्द कर दिए जाएंगे। बार्सिलोना के स्टार अंशु फाती सबसे कम उम्र में इंटरनेशनल गोल करने वाले स्पेन के सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने अपना पहला इंटरनेशनल गोल कल यूक्रेन के खिलाफ किया। फाती की उम्र सिर्फ 17 साल और 311 दिन है। और ब्यौरा अभिषेक झा से। स्पेन के एंसु फैटी ने कल यूक्रेन के खिलाफ जो मैच खेला गया उसमें उन्होंने एक गोल किया था 32वें मिनट में, और अब वो इतिहास में स्पेनिश फुटबॉल के इतिहास में सबसे कम उम्र में गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं, और ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। 17 साल 311 दिनों के वो थे जब उन्होंने गोल किया यूक्रेन के अगेंस्ट, और ये मैच नेशनल लीग, यूरोपियन नेशनल लीग में जो खेली जा रही थी उसमें उन्होंने यूक्रेन के खिलाफ गोल किया, और सबसे कम उम्र में स्पेनिश फुटबॉल में गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए। ये अचीवमेंट इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्पेन के अगर फुटबॉल को देखेंगे तो एक से एक बड़े खिलाड़ी हमने देखे हैं स्पेनिश फुटबॉल में, चाहे मेरे ज़माने में अगर बात करें ज़ेबी अलोंसो की बात करें, या फिर डेविड सिल्वा की बात करें, डेविड विया की हम बात करें, फर्नांडो अलोंसो की, जुआन माटा की बात करें, इन सब खिलाड़ियों के नाम ये रिकॉर्ड नहीं था जो कारनामा अंसु फैटी ने करके दिखाया है। 17 साल 311 दिन की उम्र में गोल करना इंटरनेशनल फुटबॉल में ये आसान काम नहीं है, लेकिन करके दिखाया। हालांकि इससे पहले जो रिकॉर्ड था वो था योन के नाम पर, और उन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया था 1925 में, यानी कि 1925 में, जब वो 18 साल के थे। लेकिन उनसे कहीं पहले इन्होंने एंसु फैटी ने ये रिकॉर्ड बना लिया है। एंड आई होप कि अगर इसी तरीके से खेलते रहे तो नेशनल टीम में, बड़े टूर्नामेंट्स में भी इनका नाम आएगा, और अपनी टीम को इसी तरीके से आगे बढ़ाते रहे। और इस मैच में स्पेनिश टीम ने यूक्रेन की टीम को 4-0 से हरा भी दिया। पूर्व वर्ल्ड चैंपियन जर्मनी के जेवलिन थ्रोअर योहानेस वेटेल वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने से चूक गए। उन्होंने पोलैंड के एक टूर्नामेंट में 97.76 मीटर जेवलिन फेंका। ऐसा करने वाले वे हिस्ट्री में दूसरे प्लेयर बन चुके हैं। उनसे पहले चेकोस्लोवाकिया के जन जेलेज़नी ने 1996 में 98.48 मीटर भाला फेंका था। 24 साल से वो वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम है। जेलेज़नी 3 बार ओलंपिक चैंपियन भी रह चुके हैं। वहीं वर्ल्ड रिकॉर्ड से चूके योहानेस ने 2017 के लंदन में हुए वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड जीता। वे जेलेज़नी का रिकॉर्ड नहीं तोड़ सके, लेकिन उन्होंने खुद का पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। उन्होंने अपने पिछले रिकॉर्ड से 4 मीटर ज्यादा जेवलिन फेंका। इसी के साथ योहानेस ने हमवतन थॉमस रोहलेर को पीछे छोड़ा। रोहलेर 2017 में 93.90 मीटर भाला फेंककर दूसरे एथलीट बने थे। और अब अंत में एक अच्छी खबर। वर्तमान वर्ल्ड चैंपियन भारत की पीवी सिंधु अगले महीने होने वाली थॉमस और उबेर कप में शिरकत करेंगी। सिंधु ने पहले इस टूर्नामेंट से पारिवारिक कारणों से हटने का फैसला किया था, लेकिन बैडमिंटन फेडरेशन के अनुरोध पर उन्होंने अपना फैसला बदल दिया। फेडरेशन के प्रेसिडेंट श्री हेमंत विश्व शर्मा ने बताया कि उन्होंने सिंधु से कहा कि भारत को इस टूर्नामेंट में अच्छा ड्रॉ मिला है और उनका टीम के साथ जुड़ना जरूरी है। उनके इस अनुरोध पर सिंधु ने अपनी पारिवारिक व्यस्तताओं को दरकिनार रखते हुए टूर्नामेंट खेलने का फैसला किया है। भारत को इस टूर्नामेंट में ग्रुप डी में रखा गया है, जहां 14 बार खिताब जीत चुकी चीन, फ्रांस और जर्मनी की टीमें हैं। वहीं पुरुष वर्ग में भारत ग्रुप सी में है, उसके साथ डेनमार्क, जर्मनी और अल्जीरिया की टीमें हैं। पुरुष और महिला वर्ग में भारत को इस टूर्नामेंट में 5वीं सीट दी गई है। हालांकि थाईलैंड की टीम कोरोना के मामलों के चलते टूर्नामेंट से हट गई है। तो आज का खेलों में खास यहीं तक।
स्पोर्ट्स अपडेट्स, वीडियोस और ब्लॉग्स के लिए आप हमारी वेबसाइट sportszindagi.com जरूर विजिट करें। हमारी ईमेल आईडी है connect@sportszindagi.com। अपना ख्याल रखें और जुड़े रहें स्पोर्ट्स जिंदगी के साथ। नमस्कार।